कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी और पर्यावरण के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है हमारे मरुस्थलीकरण, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है उपजाऊ भूमि का क्षरण होना। जो उपजाऊ भूमि है वह जब बिगड़ने लगती है, खराब होने लगती है, तो उसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। अर्थात डिग्रेडेशन होता है किसका? फर्टाइल लैंड का। तो उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। बात करें मरुस्थलीकरण की, तो मरुस्थलीकरण क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें उपजाऊ भूमि का क्षरण होता है। क्या होता है? उपजाऊ भूमि का क्षरण होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? वह अपनी वनस्पति और जीवों को खोकर, परिणाम स्वरूप क्या होता है? वह अपनी वनस्पति और जीवों को खोकर रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। मरुस्थलीकरण के कारण क्या होता है? पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मरुस्थलीकरण के कारण क्या होता है? पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अवैज्ञानिक कृषि, सूखे और मानवीय गतिविधियों के कारण ही बढ़ती है। तो हमने ये देख लिया मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन के बारे में। अब बात करेंगे मरुस्थलीकरण के क्या कारण है। आखिर कोई भी जगह मरुस्थलीकरण में परिवर्तित क्यों हो जाती है? पहला कारण आता है इसका अत्यधिक पशु चराई। क्या होता है? अत्यधिक पशुओं को चराने की वजह से क्या होता है? मरुस्थलीकरण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि घास के मैदान कम होने लगते हैं और इसकी वजह से मरुस्थलीकरण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। बात करें अगली, कृषि की अवैज्ञानिक तरीके। जब कृषि के अवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा मरुस्थलीकरण बढ़ने लगता है। शहरीकरण तथा अन्य प्रकार से भूमि के उपयोग में बदलाव। शहरीकरण तथा अन्य तरीके से क्या होता है? भूमि के उपयोग में बदलाव होता है। इससे हमारा मरुस्थलीकरण बढ़ता है। बात करें आगे जलवायु परिवर्तन। भूमि से संसाधनों का अत्यधिक दोहन और खनन। क्या होता है? भूमि से संसाधनों का अत्यधिक दोहन और खनन और प्राकृतिक आपदाएं, ये क्या करते हैं? मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ये सारी चीजें, जिसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखी? अत्यधिक पशु चराई, निर्वनीकरण, कृषि की अवैज्ञानिक तरीके, शहरीकरण और अन्य प्रकार से भूमि के उपयोग में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, भूमि से संसाधनों का अत्यधिक दोहन और खनन, प्राकृतिक आपदाएं और हमारी ये सारी चीजें क्या करती है? मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। अब मरुस्थलीकरण होने से फर्क क्या पड़ता है, अर्थात मरुस्थलीकरण के क्या प्रभाव हैं, उनकी बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि कार्य मुश्किल और असंभव हो जाता है। अर्थात जो क्षेत्र मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, तो उस क्षेत्र में क्या कृषि कार्य बहुत ही कठिन कार्य, कृषि कार्य करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। मरुस्थलीकरण के कारण क्या? गरीबी बढ़ने लगती है। उस एरिया में क्या? गरीबी बढ़ने लगेगी। भुखमरी की समस्या या संभावना बढ़ने लगती है। क्या होता है? भुखमरी की समस्या या संभावना बढ़ने लगती है। कृषि की गुणवत्ता नष्ट होने के कारण पानी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। क्या होता है? पानी की गुणवत्ता भी इससे खराब हो जाती है। मरुस्थलीकृत क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना अधिक होती है। मरुस्थलीकरण क्षेत्रों में क्या होता है? बाढ़ की संभावना अधिक रहती है। जब भी बरसात आती है तो उनकी वजह से क्या होता है? तेज बरसात हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार बाढ़ आ जाती है। अब भारत की बात करें, भारत में कैसी स्थिति है हमारे मरुस्थलीकरण की? तो हाल ही में क्या, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय जो यूएनसीसीडी है, इसने प्रस्तुत किए गए जो भारत सरकार के आंकड़े, इन्होंने क्या भारत सरकार के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें भारत ने पिछले एक दशक में अपने 31% घास के मैदान खो दिए। जो इनके घास के मैदान थे 31%, वो खत्म या नष्ट हो चुके हैं। यूएनसीसीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। इन्होंने क्या कहा कि भारत ने क्या किया है पिछले एक दशक में, मतलब पिछले 10 साल में 31% जो उनके घास के मैदान है वो खो दिए। एक अन्य रिपोर्ट की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 32% भाग मरुस्थलीकरण की चपेट में, जैसे हमारे राजस्थान है, हमारे पंजाब है, हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तो ऐसे करके बहुत बड़ा क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र क्या मरुस्थलीकरण के चपेट में आता जा रहा है। जरूरी नहीं है मरुस्थलीकरण गर्म ही हो, ठंडे भी मरुस्थल होते हैं, जैसे हमारे जो लद्दाख के एरिया में है, तो वो वाला भी मरुस्थल हो सकता है। 2003 से 2005 और 2011 से 2013 के बीच में भारत के 26 राज्यों में मरुस्थलीकरण के स्तर में वृद्धि हुई है। अर्थात ऐसे एरिया जो बंजर भूमि से ढकते जा रहे हैं, तो ये एरिया क्या बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत की 80% से अधिक मरुस्थलीकृत भूमि सिर्फ 9 राज्यों में ही है।
जैसे 9 राज्य में गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जैसे हमारे हैदराबाद, हैदराबाद तो नहीं, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी में लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर भी इसके अंदर पहले हुआ करता था ठंडे मरुस्थल के रूप में। अब मरुस्थलीकरण को कम करने के क्या उपाय होते हैं? 3 स्तर पे आप उपाय कर सकते हो, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तीनों स्तर पर आपको उपाय करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मरुस्थलीकरण को आप रोक सकते हो। सबसे पहले आता है स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर की बात करें तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे? सबसे पहला काम आपको जल प्रबंधन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपको जल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा? वर्षा जल को संचित करके इसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्षा जल को संचित करके इसका उपयोग किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण के माध्यम से मृदा की उर्वरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए विंड ब्रेक के रूप में क्या उपयोग लाया जाना चाहिए? क्या मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या करें? विंड ब्रेक के रूप में इसका उपयोग किया जाए। मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए रेत की बाढ़ बनाई जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? रेत की बाढ़ बनाई जानी चाहिए। पादपों के अवशेष, जितने भी अवशेष हैं उनका उपयोग खेतों में मल्चिंग के लिए किया जाना चाहिए। मल्चिंग बनाने के लिए खेतों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और मिट्टी, जिससे क्या मिट्टी में नमी बनी रहती है और वाष्पीकरण भी इससे कम होता है। तो हमारे ये कुछ तरीके हैं जो स्थानीय स्तर पर आप अपना के मरुस्थलीकरण को रोक सकते हो। दूसरा आता है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उपाय अपनाने चाहिए? तो राष्ट्रीय स्तर के उपायों की बात करें तो पहला हमारा आता है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, CADP। दूसरा आता है एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। फिर हमारे आता है रेगिस्तान विकास कार्यक्रम। तो इस तरह के कार्यक्रम आप राष्ट्रीय स्तर पर अपनाकर जो हमारा मरुस्थलीकरण है इसको रोक सकते हो। और कौन कौन से उपाय है? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इस तरह, और साथ ही साथ मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस। तो ये 6 तरीके हैं जिनसे आप क्या मरुस्थलीकरण को रोक सकते हो। अब रोक तो सकते हो, तो अब इनको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं एक एक करके। पहला आता है हमारा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये हमारे कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1974 में इसको शुरू किया गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, CADP। तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो यह देश के लिए कार्यक्रम का क्या, देश के विभिन्न राज्यों में समन्वय और क्रियान्वयन कौन करता है? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसका? जल संसाधन मंत्रालय इसका क्या करता है? समन्वय और क्रियान्वयन करता है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? जल प्रबंधन के माध्यम से सिंचाई क्षमता में सुधार लाना है। किस तरह? हमारे कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जल प्रबंधन के माध्यम से सिंचाई क्षमता में सुधार लेके आना है। तो हमारी पहली यदि स्कीम की बात करें तो पहली स्कीम कौन सी है हमारी? कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरी योजना की बात करें तो दूसरी योजना कौन सी है हमारी? दूसरी योजना हम देखेंगे एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हमारे 1889-90 में की गई थी। कब? 1889-90 में इसकी शुरुआत की गई। सन 2003 में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया और क्या किया गया? नाम बदल के हरियाली दिशा निर्देश कर दिया गया। क्या? हरियाली दिशा निर्देश, ये हरियाली गाइडलाइंस का नाम कर दिया गया। वर्तमान में क्या है? एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम या फिर हरियाली दिशा निर्देश को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। किसके तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको शामिल कर लिया गया। तो हमने 2 योजनाएं देख ली। अब तीसरी आती है हमारी रेगिस्तान विकास कार्यक्रम। कौन सा? रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, जिसको डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। बात करें सन 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा देश भर के क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, किसको? सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए रेगिस्तान विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसकी? रेगिस्तान विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चौथा आता है हमारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। क्या? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम या फिर नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। सन 2000 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? 2000 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सन 2000 में। अगली योजना आती है हमारे नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सन 2001 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को शुरू किया गया था।
छठी बात आती है हमारी मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस। भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस को इसरो के द्वारा 2016 के अंदर जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया? इसरो के द्वारा इसको जारी किया गया था। इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सन 2000 में जारी किया गया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में मरुस्थल बढ़ रहे हैं। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण को रोकने के क्या क्या उपाय किए गए। जैसे हमारा SDG जो गोल है 15 नंबर का, वो इसको रोकने का कार्य करता है। दूसरा बॉन चैलेंज, फिर हमारे UNCCD या संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 3 प्रोग्राम है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मरुस्थल को रोकने के कार्य कर रहे हैं। पहला आता सतत विकास लक्ष्य नंबर 15। सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य SDG गोल की बात करें तो 2030 के लक्ष्य क्रमांक 15 में यह घोषित किया गया कि हम पृथ्वी ग्रह पर संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देकर क्या करेंगे? हम पृथ्वी ग्रह पर संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देकर पृथ्वी को शरण से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ये हमारे जो गोल नंबर 15 है, तो इसका क्या है? लाइफ ऑन लैंड, तो 15वें नंबर का था, जिसमें हम क्या करेंगे? पृथ्वी ग्रह पर संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा? पृथ्वी सतह को शरण से बचाया जा सकेगा। फिर आते हैं हमारे बॉन चैलेंज। बॉन चैलेंज क्या कहता है? बॉन चैलेंज के अनुसार विश्व की 350 मिलियन हेक्टेयर वनोन्मूलित भूमि है और यह निम्नलिखित भूमि है, इसको 2030 तक पुनः उर्वरक भूमि में बदला जाना है। दोबारा से इसमें क्या करना है? हमारी उर्वरक भूमि के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। फिर आता है UNCCD या संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये बहुत जरूरी है। इंग्लिश में देखें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन या संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसरण। इसकी बात करें तो 17 जून 1994 को पेरिस फ्रांस में सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु इसको जारी किया गया था। हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। कब? 17 जून को। 1994 में भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का सदस्य बन गया था। कब? 1994 में। बात करें इसकी तो दिसंबर 1996 से ये प्रभावी हो गया। UNCCD को लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किसको? सन 2006। सन 2006 को क्या घोषित किया गया? हमारे मरुस्थल एवं मरुस्थलीकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। फिर बात करें हमारी इसकी मीटिंगों की तो UNCCD की कुछ मीटिंगें होती है जिन्हें कोप कहते हैं। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टियों का सम्मेलन होता है। तो UNCCD के प्रथम 5 सम्मेलन का आयोजन तो 1997 से 2001 के बीच में हर साल किया गया। उसके बाद UNCCD का सम्मेलन हर 2 साल में किया गया है। बात करें UNCCD की COP 14 का आयोजन हमारे सन 2019 के अंदर नई दिल्ली में किया गया, जिसकी थीम क्या थी? रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। COP 15 का आयोजन हमारे 15 मई 2022 को आबिदजान जो कोटडी आइवरी है उनके एक शहर में किया गया था और UNCCD का सचिवालय कहाँ? बॉन, जर्मनी में। तो इस तरह आज हमने मरुस्थलीकरण के बारे में बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की। उसको रोकने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सभी प्रयासों को देखने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।